सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नाजिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, समरियाल PP52 का ज़िम्मी इंतखाब और नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटेदार मुकाबला, लेकिन एक बार फिर मुबैना धांधली और फॉर्म 47 की गूंज सुनाई दे रही है। इंतखाबात में अपोजिशन की जानिब से तो धांधली के इल्ज़ामात लगते ही हैं और हमेशा सामने आते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि हुकूमती अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी संगीन इल्ज़ामात लगा रही है, धांधली के सवालात उठा रही है। हसन मुर्तज़ा साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि नून लीग बगैर रियासती मशीनरी के इंतखाबात लड़ ही नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन मुबैना इल्ज़ामात की तरदीद कर रहा है। दूसरी जानिब ईद के बाद अपोजिशन की जानिब से सड़कों पर निकलने की सबबंदी भी हो रही है और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुल्क की तहरीक का ऐलान भी कर दिया है जब वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो क्या हुकूमत अपोजिशन का सामना करने के लिए तैयार है? दूसरी जानिब जरदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं। पावर शेयरिंग फार्मूले पर खासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि नून लीग बुरे वक्तों में पाँव पड़ जाती है और अच्छे वक्तों में गले। इसके अलावा आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी की एंट्री, दुनिया में एंट्री की, और क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी की का एक नया सफ़र है या नहीं है। इस प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं, बात करते हैं समरियाल के PP52 के इलेक्शन, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हिना बड़ाई, PTI के फ़ाखिर घुम्मन और पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा साहब मद्दे मुकाबिल हैं। और डेफिनेटली गैर सरकारी और नताइज की हम ज़रा बात करते रहेंगे प्रोग्राम में। जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ़ करा देती हूँ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक पर हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसी के साथ कौसर काज़मी साहब तर्जुमान हैं पंजाब गवर्नमेंट के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर काज़मी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश करेंगे शौकत बसरा साहब, अभी तक उनसे रब्ता नहीं हो रहा, उनकी भी सुनेंगे, आप तक पहुँचाएँगे। हसन मुर्तज़ा साहब, आपसे इस बात का आगाज़ किए लेती हूँ क्योंकि आप तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आप तो हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, PMLN के अहम इत्तेहादी हैं। पावर शेयरिंग है, ना सिर्फ वफाक में तो ना है, लेकिन इस तरह कैबिनेट में नहीं है, लेकिन मेरा है आईनी ओहदों पर आप लोग हैं और वहाँ पर भी जो है वो ट्रेजरी बेंचेस में। क्या वजह है कि आपके भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है या नून लीग कर रही है? देखिए, इत्तेहादी होना या हिमायती होना ये अलग बात है और हिमायती या इत्तेहादी तस्लीम करना और बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास यकीनन जो है वो आईनी ओहदे हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो या PM है या CM है और दोनों सतह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ मौजूद नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि इंतखाबात जो है या कोई भी चीज़ जो है वो तमाम पाकिस्तानियों का हक है, चाहे आपके इत्तेहादी हों चाहे आपके मुखालिफ हों, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। बदकिस्मती से वो नहीं मिल पाता, तो उस पर आवाज़ें भी उठती हैं, बातचीत भी होती है और फिर जो आज सारा दिन हमारी आंखों के सामने होता रहा, जिसपे हम एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते रहे और हम सारी चीजें जो है वो लोगों के सामने भी लाते रहे। और जरा बताइए ना क्या होता रहा आपकी आंखों के सामने? आप क्यों ये बात कर रहे हैं कि रियासती मशीनरी PMLN ने इस्तेमाल की है? क्या देखा आपने? लेकिन अब यार सबसे पहली बात तो ये है कि टर्न आउट जो है, हम सारे इलेक्शंस लड़ते हैं, हमें पता है कि टर्न आउट कितना एक जा रहा है और किस हद तक रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आपका टर्न आउट हो 30 to 35% और आपका रिजल्ट आ रहा हो 70%, 80%, तो क्या कहा जाए कि वो कैसे हुआ? फिर उसके अलावा प्री पोल रिगिंग तो थी अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ जो आज होता रहा वो भी सारों ने देखा। आपका सारा मीडिया मौजूद था, किस तरह से पुलिस के जरिए लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, एजेंट्स को हटाया गया, उनके मोबाइल फोन छीने गए, ये सारी चीजें होती रही। और कौन इसे कहेगा कि ये शफाफ इलेक्शन था? बिल्कुल ठीक है। अब हसन मुर्तज़ा साहब एक सेकंड जरा, कौसर काज़मी साहब
पीटीआई का तो हमने बुलाया नहीं, क्योंकि पीटीआई ने वही इल्ज़ाम लगाने थे और आप लोगों की वही बहस शुरू हो जानी थी। ऑल्दो कि हमने अगर हुआ तो हम किसी से बात ज़रूर करेंगे उनका मौक़िफ़ जानने के लिए, लेकिन अगर आपके अहम इत्तेहादी उठ के ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई है ना। और फिर तमाम वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, किस तरह से पुलिस वहाँ पर दाखिल हुई, किस तरह से कंटेनर्स लगे, किस तरह से लोगों को ज़ुदो भी किया, क्या माजरा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नादिया, बजाय इसके कि बतौर एक नाकिद इस नतीजे को देखा जाए, क्यों ना जो टाइम गुजरा है पंजाब के अंदर, जो खिदमत है PMLN की, बिलखसूस हमारी वज़ीर आला पंजाब की, उसको सामने रख के नतीजे को देखे ना। लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने खिदमत को वोट दिया है, लोगों ने सेहत को वोट दिया है, लोगों ने अपनी घर अपना छत को वोट दिया है, लोगों ने राशन कार्ड को वोट दिया है, लोगों ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को वोट दिया है। अच्छा। जिनको वज़ाइफ मिल रहे हैं, जिनको स्टूडेंट्स की डिग्रियां, लैपटॉप, आए दिन मैडम आपको कहीं नजर आती हैं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, तो ये तो एक खिदमत बिल्कुल सामने थी। ये तो जीती हुई निशस्त थी हमारी। जहाँ एक सेकंड ना, एक सेकंड फिर पुलिस नहीं, की एक सेकंड जरा सुन ले। अच्छा, मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं बिल्कुल मुफस्सल जवाब दूंगा आपको। अब एक वालिद है, उनकी डेथ होती है, उनकी बेटी वो इलेक्शन जीती हुई निशस्त के ऊपर। हालात PMLN के पंजाब के अंदर ये हैं कि ये किसी भी जमात के लिए नाकाबिले तस्दीर बन चुके हैं। आप किसी हारी हुई निशस्त पे इलेक्शन हुए तो उससे भी बेहतर नताइज आएंगे। अब आप आ जाए वीडियोस की तरफ। अब पोलिंग स्टेशन जो है उसके अंदर 100-150 बंदा अगर कोई घुस रहा है, चाहे वो उम्मीदवार हैं या दीगर हैं, जब वो अंदर जाते हैं तो इंतजामिया क्या करेगी उनके साथ? पुलिस गैर मुतलका अफराद को जो वोट कास्ट कर चुके हैं उनको खड़ा होने दे वहां पे, फिर वो वीडियो बना के उन तमाम को, यानी सैकड़ों अफराद को पोलिंग एजेंट कह दिया जाए। आप उसको सच मान लें, मैं तो नहीं मानूंगा भाई। वो सारे 100 बंदा पोलिंग एजेंट था वहां पे या 150 बंदा पोलिंग एजेंट था। 12 बजे नताए आना शुरू हो गए। अब यूट्यूबर्स को सुनना बंद करने, जो दिन 12 बजे कहते हैं भाई PTI ने क्लीन स्वीप। नहीं यूट्यूबर्स तो आप हसन मुर्तज़ा साहब को कह रहे हैं यूट्यूबर्स। नहीं, मैं अल्लाह ना करे हसन भाई मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मैं आपको मौजूदा जो सोशल मीडिया के ऊपर जो बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही थी, अभी पोलिंग का आगाज हुआ। हसन मुर्तज़ा साहब की मैं बात कर रही हूँ, नदीम अफजल चंद साहब की मैं बात कर रही हूँ, राजा परवेज अशरफ साहब की। दोनों मेरे भाई हैं। नदीम अफजल चंद ने भी जो वहाँ पे फॉर्म 45-47 लगा दिए, कहीं से जहाँ से भी उनको मिले, वहाँ पे भी PMLN जीती हुई है। आप जरा फिर देखिए, उनका ट्वीट अभी डिस्प्ले करें अपनी स्क्रीन के ऊपर। मेरे ख्याल में शायद देखा नहीं या गलती हो गई, उसमें भी जो हिना वराइश है वो जीती हुई है और जो PTI की उम्मीदवार है वो हारे में है। हसन मुर्तज़ा साहब का कहना यह है कि 30-35% टर्न आउट था, रिजल्ट आपका 70% आ रहा है। गिनती जब पूरी हो जाएगी, अभी तो मेरे ख्याल में 67 के 70 पोलिंग स्टेशन का, 80 पोलिंग स्टेशन का है नतीजा, अभी 100 रहते हैं, तो फिर तो वहां पता चलेगा टर्न आउट क्या था। टर्न आउट तो हमें नजर आया हमारे पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जहाँ पे PTI वाले सो रहे थे या बिरयानियां खा रहे थे बैठ के, बंदा ना बंदे की जात थी वहां पे बैठ के। अच्छा मजे की बात है, उमरदार भी किसी वीडियोस का हवाला दे रहे थे। मेरी ये ख्वाहिश है, बिल्कुल वो हाजिर होंगे फोन लाइन पे, उनसे जरा वो वीडियोस तो मंगवा लें जिनका अभी उन्होंने जिक्र किया है एक वीडियो के अंदर कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि कुछ लोग अंदर बैठ के पोलिंग स्टेशन पे टप्पे लगा रहे हैं। अब वही बात है, बस बोतान लगाओ। रोए तो ये 13 में भी थे, 18 का इलेक्शन जीत के भी रोए थे, 24 में भी रोए थे। जहाँ पे जीते वहां पे लीड ज्यादा कर रोना शुरू कर दिया, जहाँ पे हारे वहां पे 47 का बयानिया बनाया। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो नदीम अफजल चंद साहब ने एक मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है बेसिकली इसका जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि PP 52 सियालकोट फॉर्म 45 तो ले दे फॉर नेशनल मीडिया एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें इनका दावा है कि यहाँ पर भी हिना वड़ाई साहिबा जीत रही हैं, प्लस ये कि ज़ाहिर उनके फादर की सीट है, नून लीग की पुरानी सीट है। पीपल्स पार्टी क्या दावा कर रही है? क्या उनका कैंडिडेट जीत रहा था या आपको लगता है कि PTI जीत रही थी और PMLN ने धांधली की है? काज़मी साहब भाई हैं जी, उन्होंने जो बातें की अगर उनकी मनोअन सही तस्लीम कर ली जाए, जिस खिदमत को वो खिदमत कह रहे हैं, क्या वो प्री पोल रिगिंग नहीं है? क्या लैपटॉप जो है वो कोई किसी की जेब से जा रहे हैं? वो भी तो खजाने का इस्तेमाल हो रहा है ना जी। अब आप अगर इसी खिदमत को बुनियाद बनाते हैं तो फिर रूरल एरिया के अंदर जो खिदमत PMLN ने की है वो तो सारे जानते हैं। आपने काश्तकार को मार के रख दिया है, आपने पंजाब के कार से
उसकी रोटी छीन ली है, हमारी गंदम रुल गई है, हमारा आलू पिट गया है, हमारे गन्ने के पैसे आज तक शुगर मिल माफिया के जिम्मे है। और अक्सरियत शुगर मिलें पंजाब के अंदर जो है वो पीएमएलएन के हामियों की या पीएमएलएन की हैं। किस बुनियाद ये लोग वोट आपको कर देंगे? किस तरह से आप कहते हैं कि हम उनकी खिदमत कर रहे हैं? आज काश्तकार के पास, आज किसी भी देहाती के पास जाके पूछ ले, आप सर्वे कर लें। नादिया, आप आए मेरे साथ, मैं आपको एक एक गांव में लेके चलता हूं और आप लोगों की बातें सुने कि वो किस तरह से इस खिदमत के ऊपर वोट दे सकते हैं। लोग तो मुंह लगाने को तैयार नहीं है, ये कहते हैं जी कि लोगों ने हमें वोट दे दिया है, लोगों ने हमें वोट कर दिया है। ये किसको धोखा दे रहे हैं आप? किससे आप ये सारी चीजें किस लिए कर रहे हैं? अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, लेकिन मैं आपसे फिर पूछना चाह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि वहाँ पे धांधली हुई है, तो आप ये समझ रहे हैं वहाँ पे कौन जीत रहा था? पीपल्स पार्टी जीत रही थी या पीटीआई जीत रही थी और नून लीग ने धांधली करा दी? देखिए, मैं अपने भाई की बात को तस्लीम कर लेता हूँ। ये जीत जाते, यही सीट जीत जाते, सिंपैथी का वोट पड़ जाता, इनकी ये कारकर्दगी का वोट पड़ जाता, हमें कोई एतराज ना होता अगर रिजल्ट 30-35% के ऊपर नीचे आ रहे होते। हम मान जाते, हम कहते कि यार ठीक, ये उन्हीं की सीट थी, उन्हीं को मिल गई है। लेकिन 2018 के अंदर भी जिस तरह से रिजल्ट्स आए, जिस तरह से सारे नतायज आए, अगर उसको बुनियाद बना के कहा जाना है कि ये हमारी सीट थी, हमें मिल गई है जी, हमने ये जीती थी, आज भी हम जीत गए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये सीट आपकी हरगिज नहीं थी, ये सीट आप हारे हुए थे, उस वक्त भी ये रिग थी, आज भी ये रिगिंग के साथ ही आप इसको जीत रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक है टर्नआउट का, तो वो तो एक पोलिंग स्टेशन पे उसके टर्नआउट से पता चल जाता है कि यहाँ कितना टर्नआउट है। आप 70-80 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं, तो 70-80 पे ही 70-80% जो टर्नआउट है। अच्छा, मैं ज़रा दोबारा वापस जाती हूँ कौसर काज़मी साहब की तरफ, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब ज़रा बताएं ना, आप हिचकिचा रहे हैं मुझे लग रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं आपकी हारी हुई सीट है पीएमएलएन की, तो किसकी जीती हुई है? पीटीआई जीत रही थी या पहले पीटीआई जीत रही थी या पीपल्स पार्टी जीत रही थी सीट पर? देखिए, ये तो रिजल्ट आते, रिजल्ट ठीक होते तो पता चल सकता था ना। मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं कोई नजूमी थोड़ी हूँ कि मैं बता देता ये सीट किसकी है। तो फिर आप ये तो बता रहे हैं ना कि ये हारी हुई सीट थी पीएमएलएन की, ये कैसे फिर आपको पता चला? चले कौसर काज़मी साहब, जरा आप रोशनी डालें। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नजूमी नहीं हूँ कि पीपी की सीट थी या पीटीआई की सीट थी, लेकिन उनको ये पता है कि आपने सीट हारी थी। आप इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए मेरे भाई हसन। हसन मुर्तज़ा साहब, एक सेकंड, मैं जरा बात कर लूं कौसर काज़मी साहब से, फिर आपकी तरफ वापस आऊंगी। जी कौसर काज़मी साहब। बड़े नादिया, बड़े एहतराम के साथ मैं इख्तिलाफ करूंगा अपने भाई हसन की बात से कि ये जो प्री पोल रिगिंग है, लैपटॉप देना या कोई इस तरह की, जो मैंने अवामी खिदमत की बात की मैडम सीएम के हवाले से, देखें ये किस तरह प्री पोल रिगिंग हो सकती है कि अगर नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है और हम आवाम को ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे उम्र देख के इलाज नहीं होगा, ला इलाज मरीज जो दर्द में मुब्तला होते हैं कैंसर के, जिनको बाकी जो अस्पताल हैं जो अवामी फंड से चल रहे हैं वहां से उनको इनकार कर दिया जाता है, तो वहां पे उनका भी इलाज होगा। अब अपनी उम्र के आखिरी अयाम में जो लोग होंगे वो भी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगे। अब लैपटॉप जो दिए जा रहे हैं वो देख के नहीं दिया जा रहा कि ये स्टूडेंट्स का ताल्लुक पीएमएलएन से है, पीपी से है या तहरीक इंसाफ से है। बिला तफरीक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और लैपटॉप दिए मैडम सीएम ने। अब हाँ, इन्होंने ये कहा जी अवाम का पैसा है। बिल्कुल, मैडम सीएम ने एक दफा नहीं 1000 दफा इस बात को अलल ऐलान कहा कि अवाम का पैसा अवाम पे खर्च कर रही हूँ। हम तो इनकार ही नहीं कर रहे कि ये अवाम का पैसा है, लेकिन ये है कि क्या अब इलेक्शन में एक बड़ा टाइम रहता है, नैया में जाके वो लैपटॉप दे रही हैं, तो फिर प्री पोल रिगिंग डस्का में कैसे हो गई भाई?
ऐसा सिलसिला नहीं देखिए, है। देखिए। वो बिला तफरीक वो इलेक्शन को सामने नहीं रख रही। हाँ। मैडम सीएम के सामने अगर इलेक्शन होता तो आज हमारे इत्तेहादी हमसे नाराज ना होते। पंजाब के अंदर जो पावर शेयरिंग की बातें की जाती हैं, Exactly, मैं आज उसी हमारे point पे आ रही अपने, थी। मैं बिल्कुल, मैं आपको, मुझे पता है आप क्या सवाल करेंगे। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आज हमारे इत्तेहादी इसको लेके खफे हैं, हमारे अपने लोग इससे नाराज हैं। भाई वो किधर गया थाना कल्चर जो हम माजी में देखते थे, वो अच्छा, किधर जरा गई एक सियासी सेकंड, एक पुलिस, सेकंड, एक वो सेकंड, एक किधर, सेकंड। नहीं ऐसे ना करें ना नादिया, आप बार बार फिर रोकती है। मैं मौजूद से हट जाता हूँ ना, Sorry, मुझे sorry, सिर्फ sorry. 30 सेकंड दें, 30 सेकंड। Sure. अब ये है कि वो थाना कल्चर, वो पटवार खाना, वो तहसील, वो कचहरी, वो कमिश्नर ऑफिसेज जो हैं, वो सियासी नुमाइंदों की दखल अंदाजी से मुबर्रा हो चुके हैं। यही तो एतराज, यही तो झगड़ा है। अब अवाम जो है, उन्होंने देखा, अवाम जो है वो मोटिवेटेड थी। आपने देखा ड्रोन भारत छोड़ रहा है, अवाम घरों से बाहर निकल के अपनी बंदूकों से उनको निशाना बना रहे हैं। तो टर्न आउट आपको उस वक्त भी नजर आया, टर्न आउट आज भी ज्यादा इसलिए था कि हमने ताजा ताजा 10 मई को भारत को शिकस्त दी है, नाकाबिले तस्कीर बनाया नवाज शरीफ ने, लोगों ने वोट दिया उनको, दलकारा शहबाज शरीफ ने, लोगों ने वोट दिया उनको, मरियम नवाज ने, चले ठीक है, चले ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो जरदारी साहब ने भी शिकवा किया है कि ये साथ चलना मजबूरी है, लेकिन जो पावर शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ था उस पर अमल नहीं हुआ। कोई बता दीजिए जरा सर, कौन कौन से ग्रीवेंसेस हैं आप जो समझते हैं? नादिया देखे, कोई पावर शेयरिंग नहीं है। हमारे साथ जो इनका तय हुआ था उसमें सरे फहरिस्त था कि बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाएंगे। इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं करवाए और उस पे जो बिल लाए वो इतना भूंडा मजाक है कौम के साथ कि आपने डीसी को इख्तियारात का घंटा घर बना दिया है। आपने मजीद उस बाइख्तियार शख्स को इतने इख्तियारात दे दिए हैं कि वहां पे अवामी नुमाइंदों की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। और जिसको ये कह रहे हैं कि जी थाना कल्चर खत्म कर दिया हमने, आज भी ऑपोजिशन को विक्टिमाइज किया जा रहा है। आज भी हमारे ऑपोजिशन के लोगों के ऊपर पर्चे भी हो रहे हैं, मेरे हल्के में हो रहे हैं। किस तरह कह सकते हैं कि ये नहीं हो रहे? कौन सी इन्होंने तब्दीली लाए? हम 5 साल तक इनके साथ बैठ के लोटा लोटा करते रहे। क्या कमी की इन्होंने? आकर क्या इन्होंने वफादारियां तब्दील नहीं की? क्या इन्होंने लोगों का जो मैंडेट है उसको तस्लीम किया है? क्या आज वही काम जिनको ये कह रहे हैं ना कि ये अवाम का पैसा अवाम पे खर्च होना है, बिल्कुल ठीक है। माजरत पेपर टाइम में बहुत ज्यादा शॉर्ट है, इस पे कभी फर्दर डिटेल गुफ्तगू जरूर करेंगे। वो पैसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब आपका भी, हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तहरीक का ऐलान किया, उस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर मामला कुछ यूँ है कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो सबसे पहले उन्होंने बात की है कि जो बेसिकली शादी का जो बिल सामने आया, जो कानून साजी हुई है, उसके वाले से उन्होंने कहा है कि ज़ाहिर उसकी मज़म्मत की है, प्लस गैर शरई करार देते हुए उन्होंने कहा कि ईद के बाद से एक तहरीक मुल्क भर में चलाएँगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट तहरीक जो उन्होंने चलाने जा रहे हैं वो ईद के बाद है सूबे खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के ख़िलाफ़। वो जो पिछली भी हुकूमतों के करप्शन, पिछली अदवार की भी जो करप्शन है उनको भी उन्होंने हाईलाइट करने जा रही है पीटीआई। इस हवाले से अगर दीगर मुल्क के जो दीगर मामलात है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF के। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, ये मैं बात करती हूँ और जो चीज़ें हैं, लेकिन अभी एक ख़बर आई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक इजलास हुआ जो जिसकी सरबराही जुनैद अकबर, आप जानते हैं उनका ताल्लुक PTI से, वो कर रहे थे। उसमें एक ख़बर ये आई कि JUI को दी गई वजारत 2023-2022 में वजारत मवासलात, जिसमें 5000 से ज़ायद गैर कानूनी भर्तियाँ की गई और ऑडिट एतराज़ से आगाह किया गया कि इसमें मौलाना असद महमूद के दौर में ग्रेड 1 से ग्रेड 15 में ये भर्तियाँ हुई। 10 से 15 लाख में एक असामी फ़रोख्त हुई। ये पूरी डिटेल। उसके बाद हमने देखा कि आप लोग करप्शन के ख़िलाफ़ एक तहरीक कर रहे हैं,
पुराने करप्शन के केसेस अब पीटीआई के कर रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा के कर रहे हैं, तो ये मामला टेट फॉर टेट का है या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, इसमें बड़ा आसान है। अब आप ये प्रोग्राम कर रही हैं और मैं ये कहता हूँ कि जी करने के जो ना इतने पैसे ले रही हैं, तो मेरे पास इस बात का तो सबूत नहीं होगा कि पैसे ले रही हैं, मगर इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम लग जाएगा और चला जाएगा। सही, ठीक है। इसी तरह से ये इल्ज़ाम लगा दिया और ऑन ईयर चला गया। अब किसी दोस्त को कहें कि वो उसको साबित भी कर दे। असद के खिलाफ अगर 10 रुपए की किसी करप्शन का इल्ज़ाम साबित होता है तो हम सारे उसके लिए लायबल होंगे, और अगर नहीं होता तो फिर जो ना वो कम से कम ये जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं ये तो वही अंगूर खट्टे हैं। यानी इससे पहले मौलाना के और असद के घर के चक्कर लगाओ, जब वो असद और मौलाना इस बात पे ना माने कि हम आपके साथ तहरीक चलाते हैं, फिर वो अंगूर खट्टे हो गए, फिर उस पर इल्ज़ाम लगाओ कि जी 10 से 15 लाख रुपए में बेची। 10 से 15 हमने, हाँ, ये इस तरह से जो ना ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। अगर हम इतने ही बुरे थे, असद इतना ही खराब आदमी था, तो फिर उसके घर के चक्कर लगाने की क्या ज़रूरत थी? फिर हर रोज़ जो है ना उसके साथ जो है वो पींगे बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी कि जी आप आ जाएं, इकट्ठे मिलके तहरीक चलाते हैं। जब इनकार हो गया, असद में नक्स नज़र आने लग गए, उसके बाद में भी नज़र आने लग गए होंगे। वैसे ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, क्योंकि अगर आप उस अलाइंस में चले जाते हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बन जाता, तो फिर शायद कोई करप्शन पे बात नहीं होती, ना आपकी तरफ से होती ना उनकी तरफ से होती। लेकिन चूंकि ये अलाइंस नहीं बन सका, इसलिए अब आपको भी याद आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ करप्शन हो रही है, और उनको भी याद आ रहा है कि पिछले अदवार में ये मैंने जो कुछ किया इनकार करके मेरी शौरी कोशिश है। उन्होंने शौरी तौर पे आते जाते रहे हमारे पास कि हमारे साथ चले, और हमने इनकार किया है। तो जब हमने इनकार किया है तो ये फिर हमें याद नहीं आया। ये अब मामला हाईलाइट हुए हैं, आपको याद होगा ये सिर्फ एक हफ्ता पहले जो ना ये बात जो है ना प्रिंट मीडिया में आई, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर जो है ना इसका कॉग्निजेंस पार्टी ने ले लिया। सर मैं यही तो कह रही हूँ ना कि अगर अलायंस में चले जाते तो ना उनको करप्शन याद आती ना आपको करप्शन याद आती। लेकिन शेख वकास तौर पे नहीं गए ना, पार्टी ने रिजेक्ट किया, पार्टी ने कहा आप नहीं जा सकते, पार्टी ने रोक दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शेख वकास अकरम ने इस पर एक कमेंट किया है, मैं चाह रही हूँ जरा सुन लें, उस पर भी रिस्पॉन्ड कर। 6 महीने उन्होंने असद कैसर साहब को अपने पीछे फिरा के जो है ना वो किया, 26वीं तरमीम में भी आते जाते रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी शूरा से मशवरा करने के बाद कह दिया कि भाई मैं किसी फॉर्मल अलाउंस का हिस्सा नहीं बनूं। तो अब आपका क्या ख्याल है, हम पीछे दौड़ते रहेंगे? नहीं, मेहरबानी करो तो मेहरबानी करो, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। हम अगर किसी के पीछे गए हैं अपने स्टांस से, अगर हमने कोई छोटा मोटा स्ट्रे भी किया है तो सिर्फ मुल्क के मफाद के लिए, कौम के मफाद के लिए। क्या हमने क्या मौलाना साहब को जाके कहा सरनाल टूरो तो इमरान खान को छुड़ावांगे, तो अड़े बलबूते थे। एक तो इनका ये आर्ग्यूमेंट है कि जी हमें आपने 6 महीने तक पीछे लगाया और असद कैसर साहब आते रहे, आनियाँ जानियाँ होती रही और फिर आपने मना कर दिया। दूसरा एक थ्योरी ये है कि आप लोग अलायंस में इसलिए नहीं गए कि फिर नैब के आप लोगों के खिलाफ केसेस खुल जाते। लेकिन ये क्या किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था असद कैसर साहब को आप लोगों ने? ये तो फिर जो अगर हम इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा सकते हैं तो फिर तो ये सियासत करने के काबिल नहीं है, ना शेख साहब, ना असद साहब, ना उनके कोई और दोस्त। अगर ये इतने ही सादे हैं बेचारे के ट्रक की बत्ती के पीछे रवाना हो जाते हैं तो फिर मुझे उनकी सियासत से जो है ना मैं उनके ऊपर नायत अदब से जो है ना मुझे जो है ना उनकी सियासत पे ताज्जुब है, उनको वोट देने वालों पे ताज्जुब है और उनकी ये सियासत करने पे ताज्जुब। सर ये तो हो जाता है ना। अब देखिए ना पीटीएम के दौर में मौलाना साहब को कहते रहे अगली हुकूमत आएगी आपको सदर लगा देंगे, मौलाना साहब पीटीएम को लेके चलते रहे, बाद में उनके साथ धोखा हो गया। ऐसा तो हो जाता है। ऐसा है कि पीटीएम को लेके चलते रहे, मगर जो है ना ये धोखा और तरह से धोखा था। वो अगर आप इस तरह का धोखा देते हैं कि आप साथ चलते चलते जो है ना वो आप समत बदली कर लेते हैं, तो यकीनन जो है ना वो कुछ और चीज होती है। वो एक ट्रस्ट होता है और वो ट्रस्ट लेवल हमने यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं की थी पीटीआई से। जब भी पीटीआई के दोस्त हमारे पास आए हैं हमने उनको हमेशा ये कहा कि फैसले पार्टी करती है। अच्छा, तो ये कमिटमेंट की क्यों नहीं, ये भी जरा बताते चले, ये कमिटमेंट क्यों नहीं की? हाँ सुन लीजिए, वही बताने जा रहा था। ये हमारा जो ये साल गुजरा है ये पार्टी के इलेक्शन का साल था। यानी मौलाना जो है इससे पहले जो है वो अमारत जो है उनकी वो पूरी मुद्दत पूरी हो रही थी, अगला अमीर आना था वो कि मौलाना खुद ही आए, उन्हीं को पार्टी ने इलेक्ट किया। मगर उसके बाद जो है ना वो चेंज ऑफ फोर्सेस का वो ज़माना था, उसमें जो हमारे बाकी इदारे थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद नए अदारे बनते हैं। तो इस अमल के दौरान जो है वो हम ऐसे फैसले जो जोहरी किस्म के फैसले थे वो नहीं करना चाह रहे थे।
ये इलेक्शन का अमल जैसे ही मुकम्मल हुआ, पहले इजलास में, सबसे पहले इजलास में पीटीआई का मामला रखा गया जनरल काउंसिल में, और उस जनरल काउंसिल सेशन में उन्होंने कह दिया कि नहीं, उस शाम को जो है ना हमने मीडिया पे कन्वे कर दिया कि माजरत, बड़े अदब के साथ माजरत, हम जो है वो नहीं साथ चल सकते। बस इतनी सी बात है। चलिए, अब साथ तो नहीं चल सकते लेकिन तहरीक चला सकते हैं। अब सवाल ये कि क्या दोनों के खिलाफ नहीं, अब ये जो करप्शन के खिलाफ जो एक तहरीक है, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन के खिलाफ है या ओवरऑल पंजाब में भी, वफाक में भी और सिंध में भी और हर जगह होगी? आपने फॉलो नहीं किया शायद उसको, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को प्रॉपरली। उसमें मरकजी हुकूमत के भी बाज़ अमाल हैं और उसमें जो है ना वो सूबाई हुकूमत की भी हैं, तो दोनों के खिलाफ है। और उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे चलेगी ये तहरीक? कोई धरना होगा, कोई लॉन्ग मार्च होगी? ईद के बाद जो है वो पहला जो है ना वो हमारा जो है एहतजाज शुरू हो जाएगा, हज़ारा डिवीजन से शुरू होगा और उसके बाद लेके चलेंगे वो मौसम की शिद्दत और हिद्दत को जो है ना सामने रख के मामला को साथ आहिस्ता आहिस्ता फिर उस तरफ गर्म इलाकों की तरफ निकालेंगे, फिर अल्टीमेटली देखेंगे कि क्या करना। तो टारगेट हुकूमतों का खात्मा है या बस एहतजाज है? नहीं, खाली एहतजाज तो नहीं होता ना, वो तो फिर आप देखेंगे क्या उसका टारगेट है। नहीं, एजेंडा क्या है, मतलब हुकूमतों का खात्मा एजेंडा है? जो कुछ टारगेट्स होंगे वो आपके पास न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अगले हफ्ते तक 10 दिन तक आ जाएंगे सामने। अच्छा, यानी अभी इंतजार फरमाइए। अभी आज मौलाना की जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी उसमें 2 चीज़ों को टारगेट किया गया। नताए हमने अल्टीमेट करना क्या है वो भी आपको पार्टी की, हमारे अंदर जो ना कोई एक शख्स फैसला नहीं करता, भले वो मौलाना साहब हो, वो पार्टी के इदारों के अंदर जो है ना वो फैसले होते हैं। तो टारगेट क्या करना है उसके लिए इजलास बुलवा के वो चंद दिनों के अंदर फिर वो मौलाना जो है वो किसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वो बता देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कमरान मुर्तज़ा साहब, आपके टाइम का। गुफ्तगू कर रहे थे, तहरीक आ रही है हुकूमतों के खिलाफ, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो दीगर हुकूमतें हों, करप्शन के खिलाफ। लेकिन उसका असल एजेंडा क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, वो ईद के बाद वाज़ेह होगा कि आया हुकूमतों का खात्मा है या सिर्फ एक तहरीक चलानी है। लेकिन बहरहाल एक इम्प्रेशन ओवरऑल यही है कि जी चूँकि दोनों को एक दूसरे की अब करप्शन नज़र आने लगी है, जुनैद अकबर साहब या PAC में JUIF की, JUIF को खैबर पख्तूनख्वा की, और ऐसे ही होता है, साथ चल रहे हैं तो सब अच्छा है, अगर साथ नहीं चल सके तो फिर एक दूसरे बुरे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ज़रा ये बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, ये बिटकॉइन के हवाले से बड़ी चीज़ें आ रही हैं, क्या है, कैसे काम करती है, पाकिस्तान में उसका मुस्तकबिल क्या है, रोशन है या नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हारून साहब हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। जनाज़े प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और आखिर में बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बाकायदा तौर पर एंट्री हो गई है। क्रिप्टो करेंसी का क़याम भी हो चुका है और 2 जून यानी कल क्रिप्टो काउंसिल का एक अहम इजलास भी होना है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे सवालात हैं, लोगों के बड़े ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। इवन हमारे अपने माइंड में भी बहुत सारे शकूक शुबात हैं जिसका मुख्तलिफ लेवल पे इज़हार भी किया जा रहा है, सवालात पूछे भी जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की बात की जाए तो वो भी कुछ इबाम का शिकार ही लग रही है, क्योंकि एक जानिब तो जो बिटकॉइन को कौमी सासक भी करार दे रही है, दूसरी जानिब जो बिटकॉइन पर ताहाल पाबंदी भी नहीं हटाई जा रही है। इसके साथ साथ 2000 मेगावाट बिजली भी मुख्तस करने का जो मामला है, इस पर IMF ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर दिया है और इस हवाले से हम बात करेंगे। ज़रा कुछ डिटेल्स लेनी है, कुछ अपनी भी नॉलेज में इजाफा करना है। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट मोहम्मद हारून साहब, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट है बेसिकली, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हारून साहब। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद हारून साहब, सवालात तो बहुत सादा है लेकिन टाइम मेरे पर बड़ा कम है, तो हम भी अब उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं। वो वाली जनरेशन है जहाँ हमें खुद सीखना है कि व्हाट एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी और पाकिस्तान में उसकी ज़रूरत क्या। ये पॉजिटिव साइन है कि गवर्नमेंट इसको असासा करार दे रही है या हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ने तो अभी तक पाबंदी नहीं हटाई। अच्छा, जो आपका सवाल था ना कि इसकी जरूरत की पेश और ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो करेंसी का आगाज जो है वो 2009 से हुआ था। 2008 में जो है एक कोलैप्स कर गई थी हमारी फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पर यूरोपियन बैंक्स USA और काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे क्राइसिस आ गए थे। उसी दौरान ये बात देखी गई कि जो बैंक्स का निज़ाम है सेंट्रलाइजेशन, इसको किसी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए
ये जो विजन था ये सतोशी नाकामोटो 2008 में लेकर आए थे, बात है सितंबर 2008 की। उसके बाद 2009 में बाकायदा बिटकॉइन की एक एप्लीकेशन बनाई गई जिस और जो टेक्नोलॉजी पर बनाई गई उसका नाम ब्लॉकचेन है। तो अब तक जो है वो 2009 से लेके ये वक्त आ गया, बिटकॉइन में आज तक कभी सिस्टम बंद नहीं हुआ है, कभी इसमें कोई फ्लॉ नहीं आया, कभी इसमें कोई अटैक अगर हुए भी हैं तो कभी किसी ने इस ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी इसको हैक करने की कोशिश की है तो आज तक कभी हैक नहीं हो सका है। बहुत सारी कंट्रीज है जिनमें एल सल्वाडोर है, भूटान है, जॉर्जिया, यूएसए, चाइना है और अब यूएई की भी जो है कुछ स्टेट जो है इस पे काम कर रही है। तो इसमें ये पहले देखा कि वो उसको अब अपना एज अ क्रिप्टो रिजर्व यानी कि बिटकॉइन रिजर्व जो है वो तस्लीम करना शुरू कर दिया है। और अगर मैं आपको मिसाल दूं इस वक्त भूटान की, भूटान इज होल्डिंग राइट नाउ 13,000 बीटीसी बिटकॉइन अभी तक उनके पास जो 13,000 बिटकॉइन के रिजर्व में आ चुके हैं जो उनके जीडीपी का 33% हिस्सा है। अच्छा एक सेकंड सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे थोड़ा सा बताइए हाउ डज इट वर्क? आई मीन ये कोई बार्टर वाला तरीका है, उस तरह से आपकी परचेजिंग सेलिंग होती है कि आपने उसी के थ्रू आप वो करेंसी की तरह आप उसको इस्तेमाल करें? देखिए बिटकॉइन बेसिकली एक एप्लीकेशन का नाम है जो ब्लॉकचेन पर बनाई गई है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका इस्तेमाल बिटकॉइन ने इसको उजागर किया है। हर ब्लॉक जो है वो अपने अंदर ट्रांजेक्शन होल्ड करता है। हमारी तरह सेंट्रलाइजेशन की तरह नहीं कि जहाँ पर आप डेबिट और क्रेडिट करके रिकॉर्ड करें, जैसे अगर हारून ने अगर नादिया को पैसे दिए तो वो डेबिट हो रहा होगा और आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें ब्लॉकचेन की, तो अगर मैं आपको बिटकॉइन दूंगा तो मेरे अकाउंट में डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा होगा, बल्कि वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जिस वक्त वो ब्लॉक बन रहा होगा। उस ब्लॉक को वैलिडेट करना, उस ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन रखना और उसको कामयाबी से उस ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाना, वो एक माइनर का काम होता है, एक माइनिंग टूल का काम होता है या माइनिंग मशीन का काम होता है। ठीक है, वो एक भी हो सकती है, वो 10,000 भी हो सकती है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चला गया मामला सारा, कि जहाँ पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी कोई नहीं है। जैसे अगर आपको मैं सेंट्रलाइज के जरिए मैं कोई ट्रांजेक्शन भेजूं तो जब तक कोई बीच वाला मिडिल पार्टी इसको अप्रूव नहीं करेगा वो नहीं कर सकता, और आजादारी जो उसकी खत्म करने के लिए अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब मुझे एक और ये बात बताएगा एक हारून साहब कि अभी अगर ये सही है पाकिस्तान ने उसको इनिशिएट किया, सासा करार दिया, 2000 में ख्याल मेगावाट जो है वो उसके एलोकेट भी किए, लेकिन स्टेट बैंक ने अभी तक पाबंदी नहीं हटाई है और कल एक इजलास भी होने जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? अभी इबाम का शिकार है हुकूमत कुछ? देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है। असल में जब कोई चीज़ आ रही होती है तो हम उसकी पहले से हम शुरुआत कर देते हैं। अगर मैं अपने कंपनी का नाम क्रिप्टो रख के SEC में अप्लाई भी कर रहा हूँ तो वो रिजेक्शन आ रही है मुझे पता है, क्योंकि अभी तक पॉलिसी मुरतब नहीं की गई है। ये जो क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई है एक RC कमेटी है, हो सकता है बाद में जाके 5 साल बाद ये रिजॉल्व हो जाए, इसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपको चलाने के लिए कुछ लोगों की नुमाइंदगी तो चाहिए ना। आप उस नुमाइंदगी में आप वो अरकान तो आप डाल नहीं सकते उसमें पार्लियामेंट के जिनको पता ही नहीं है कुछ ब्लॉकचेन के बारे में, तो जाहिर सी बात है आप इसमें से अपने एक्सपर्ट्स बुलाएंगे। फिर देखिए ये पाकिस्तान में या दुनिया में कोई भी कंट्रीज को अडॉप्ट करती तो ये नया काम होने जा रहा है। ये कोई आम काम नहीं है या ये कोई हमारी मैशत से जुड़ा हुआ ऐसा काम नहीं जो बंदा हर दूसरा बंदा समझ ले इसको। तो इसको समझने के लिए, पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाने के लिए, वो सारी दिक्कत पड़त करने के लिए वी हैव एस्टैब्लिश्ड पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, जहाँ पे सारी बातें डिस्कशन में आएंगी। जहाँ तक बात है आपके इस लेटर की, तो SEC हो या स्टेट बैंक हो, ये इस तरह के लेटर ये स्टेट बैंक ने क्यों निकाला? सिर्फ एक डिस्क्लेमर चलाने के लिए कि अभी कोई पॉलिसी आई नहीं है, तो काइंडली अवॉइड। अब अवॉइड का मतलब तो पहले भी यूज किया था आज से 2018 में। अब 2018 का वक्त देखें और आज देखें 2025 ये जून चल रहा है, इस वक्त 2.5 करोड़ से ज्यादा सार्फिन हो गए। आपने तो उनको कोई प्रमोट नहीं किया, आपने उनको किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं की, कोई पूछा नहीं आपने, लेकिन 2.5 करोड़ आ कहां से गए? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है अभी जाहिर सी बात है जब भी कोई नई चीज़ शुरू हो रही होती है ना तो उसकी बड़ी लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम शायद बिल्ट इन है हमारे अंदर कि किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करने में बड़ा टाइम लेते हैं। थोड़ा सा ये बताएं, अब इस बारे में कहा यह जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी इससे हो सकती है या कुछ टेररिज्म फाइनेंसिंग भी हो सकती है। यहाँ पर ये वाले लूप होल्स हैं क्या इसमें? देखिए लूप होल्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे मैं जो आपको नंबर बता रहा हूँ, ये सारे नंबर जो है एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। 2.5 करोड़ का मतलब ये कि इसमें बाइनेंस के यूजर्स हैं जो पाकिस्तानी हैं, KU कॉइन है, बिटगेट है, बाइबिट है, बहुत सारी OKX है, ऐसी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जिनमें हम पाकिस्तानियों ने रजिस्टर किया हुआ अपने आप को, तब जाके नंबर आए। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होती है तो वो इस एक्सचेंज से गुजरेगी ना, वो हमारे सिस्टम में आएगी, उसको ट्रेस करना मुश्किल थोड़ी है, क्योंकि वो तो सेंट्रलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे बाइनेंस हो गया। अगर कोई इस तरह की पेमेंट फाइनेंस के जरिए होती जाएगी तो ये कह देना कि लूप होल। जहाँ तक बात है मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, हवाला होने की बात नहीं, ये तो पहले से चला जा रहा है। इसमें तो कोई क्रिप्टो करेंसी का अहम रोल है ही नहीं इसमें कि वो आने से बढ़ी है, नॉर्मल भी है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और बात है IMF की, जिसने ये बात की है कि उसके तहफ़्फ़ुज़ात है, तो वो डेफिनेटली वो पावर टैरिफ को लेकर हैं कि हमारे तो बजट भी उनकी मर्ज़ी से, उनके अप्रूवल से बनता है, तो ज़ाहिर है अगर ये चीज़ इनिशिएट की है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि आपने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। लेकिन आने वाले वक्त में अगर हुकूमत की सीरियसनेस रहती है तो यकीनन इस पर भी ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा। और लेट्स सी, हम शायद बिल्ट इन हमारे अंदर वही जो मैं बात करी हूँ कि नई चीज़ को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो दुनिया आगे निकल रही है, हमें भी आगे तो बढ़ना है ना, उस कुएं के मेंढक तो नहीं बनना। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।